बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कराची वाले के साथ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं, मैडम आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मुनासिब समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माय गुड नेम इज़ मतीउल्लाह। बेसिकली आई एम वर्किंग इन PFINCSSD organization as a NCLEX RN. I'm in charge in B7 team as NCLEX RN. But I have extra expertise in NCLEX consultancies as Madam Komal is also know. So I have private working and I have 95 plus candidates that I have did process for them. And Alhamdulillah, 10 to 15 clients have successfully passed NCLEX exam and same is enroll in immigration process. तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 100% एक्सपर्टीज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं इनकी एजेंसीज के साथ रब्ते करके मैं इनसे नॉलेज लेके अपने एक्सपर्टीज यूटिलाइज करता हूँ। अभी जो हमारा कॉन्फ्लेक्स चल रहा है जो कि प्रोसेस के हवाले से है, क्योंकि कोर्सेज तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट मंथ चल रहा है। और अब जो प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे पास दो रूट्स है। इसमें एक रूट जो है ना वो डायरेक्टली न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग का रूट है, जिसमें हम CGFNS को स्किप कर सकते हैं सिर्फ स्टेप 1 पे, मतलब बिफोर NCLEX, नॉट ऑल ओवर द प्रोसेस। क्योंकि जब हम वीजा स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो हम CGFNS दोबारा करेंगे, सीक्वेंस डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये है कि हम NCLEX से पहले हम दो रूट यूज कर सकते हैं, या तो CGFNS यूज करेंगे या हम जो है ना डायरेक्टली न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग को करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जाहिर है लोग पूछेंगे कि आप दो रूट्स यूज करते हैं तो इसमें डिफरेंस भी बता दें। तो मेन डिफरेंस ये है कि अगर आप CGFNS को स्किप करके डायरेक्टली न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो उसका प्रोसेस जो है ना वो स्विफ्ट प्रोसेस है, जल्दी हो जाती है। 2 to 3 मंथ्स मेरा खुद एक्सपीरियंस ये कि मेरे कुछ क्लाइंट्स का 20 डेज में भी एलिजिबिलिटी आ गई है। तो आई थिंक कि CGFNS के कभी भी 2 मंथ से या 3 मंथ से पहले किसी का CSS रिपोर्ट इशू नहीं हुआ। तो इस तरह जो है ना अगर प्रोसेस के लिहाज से देखा जाए तो न्यूयॉर्क सबसे बेस्ट है। सेकेंडली कॉस्ट के लिहाज से भी देखा जाए वो भी बेस्ट है, लेकिन हम यहाँ पे इस टाइम भी हम प्रोसेस के हवाले से हम फाइनेंशियल को नहीं देखेंगे बल्कि हम टाइम कंज्यूमिंग को देखेंगे। तो टाइम के लिहाज से अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोर्स हमारे ऑलमोस्ट एंड हो गया है और अब लोगों को अगर हम CGFNS की तरफ लेके जाए, गुड ऑप्शन है, कोई गलत बात नहीं है। हम वन टाइम CGFNS कर लेंगे तो बाद में भी वीजा स्क्रीनिंग के लिए यही CGFNS यूज होगी, तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये होगी कि जब हम CGFNS में हम प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे तो मैडम को भी पता है कि इसमें 3 to 4 मंथ्स कम से कम लगेंगे। अगर 3 to 4 मंथ्स ये वेट करेगा या लेट सपोज किसी के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आएगा तो उसका और मजीद डिले हो जाएगा। जब उसका जितना डिले होगा इतना इसके स्टडी में गैप आएगा, और जो गैप आएगा तो वो इसके NCLEX एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता वो फेल हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हमने सजेशन सिर्फ यही दी है, ये नहीं है कि मेरा अपना सजेशन है बल्कि जब जनरल सजेशन है। अगर इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाहता तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ इसमें। मैं एक न्यूट्रल बंदा, ऐसा नहीं कि मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है जो मेरा एक्सपर्टीज है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें अगर हम न्यूयॉर्क का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हम अगर PNC को और कॉलेज से काम जल्दी करके और न्यूयॉर्क के साथ हम कांटेक्ट में भी रहे कि हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं और इसका हमें जल्दी प्रोसेस चाहिए क्योंकि इनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और हम इसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये पॉसिबल है कि हमें उनकी तरफ से जल्दी एलिजिबिलिटी मिल जाए। और वैसे भी 2 to 3 मंथ्स में मिल जाती है तो मैं भी 1 to 2 मंथ्स में भी मिल जाए। और हम इस तरह कैंडिडेट्स को थोड़ा प्रायोरिटी में रखेंगे जिनका ऑलरेडी हमारे पास जो है ना फर्स्ट से एनरोल है, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी प्रोसेस करके वो एग्जाम के लिए अपीयर हो जाएगा। जैसे एलिजिबिलिटी आ जाते हैं हम इसके ATT के लिए अप्लाई करेंगे, ATT के बाद आप लोग एग्जाम बुक करके एग्जाम दे सकते हैं। अब जिन लोगों का CGFNS नहीं हुआ तो वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि उनको सबको पता है, जिन्होंने NCLEX पास किया आप सब उनसे राब्ता कर ले, इवन कि आप मैडम कोमल से भी राब्ता कर ले, वो खुद भी बताएगा कि ये EB3 वाला जो प्रोसेस है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 2 to 3 इयर्स का प्रोसेस है। मैं खुद भी NCLEX मार्च 2023 में पास की है। अभी आप लोग को पता है कि तकरीबन जुलाई शुरू होने वाला है, 2025 चल रहा है, मेरा स्टिल जो है ना डेट नहीं आया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी लेंथी टाइम वाला प्रोसेस है। तो आप लोग आसानी से आप वीजा स्क्रीनिंग के लिए आप लोग फिर फायदा ये हो जाएगा कि आप जब CGFNS करेंगे बाद में वीजा स्क्रीनिंग के लिए, तो वीजा स्क्रीनिंग का जो फीस वो एजेंसीज देगा आपकी। अगर डायरेक्ट हायरिंग है तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन पे करते हैं, इसमें अपने ही उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ जो मुश्किल होगी वो ये होगी कि PNC से और कॉलेज से वेरिफिकेशन चाहेगा, जिसके लिए मैंने डॉक्टर नदीम कियानी से ये डिस्कस किया कि उनको ये दोबारा काम करना पड़ेगा, सिर्फ ये हर्डल होगी। वो कह रहे कि हम इसमें भी हमको फैसिलिटेट कर देंगे, PNC हमारे साथ लूप में है तो हम उनको कहेंगे इसके जल्दी भेज देगा। वो CGFNS पोर्टल ऑनलाइन ही सबमिट कर देते हैं तो वो 2 दिन वीक भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट कॉलेज से करना है
अगर इसके आप लोग प्रोसेस में अमाउंट के लिहाज से देखा जाए फाइनेंशियली, तो मेरे ख्याल में 20-25 या 30,000 से ज़्यादा इन दोनों पे खर्चा इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सिर्फ यही फ़र्क है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, लोग सब कहते हैं कि हमें सीजीएफएनएस की प्रोसेस करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें शायद अगर उनको ये डाउट है कि सीजीएफएनएस के बगैर अगर हम चले गए तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसी टाइम सीजीएफएनएस के बगैर अगर हम चले तो हमारा फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। और नुकसान क्यों होगा? जब आप इंक्लेक्स आरएन बन गए और बाद में वीजा स्क्रीनिंग करनी है, तो वीजा स्क्रीनिंग के लिए आप कॉलेज से पीएनसी से डॉक्यूमेंटेशन भेज दें। मेरे ख्याल में ये तो इम्पॉसिबल चीज नहीं है, और बहुत छोटी सी अमाउंट आती है और थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर कोई ये कहता है कि बाद में डॉक्यूमेंटेशन से हमारा प्रोसेस डिले हो जाएगा, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो प्रोसेस के टाइमलाइन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कम से कम 2 साल तो लग ही जाता है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई डिलेशन नहीं हो सकता। और मेरे खुद बजात खुद जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने सब के सब न्यूयॉर्क के थ्रू प्रोसेस किए हैं। अभी मैं इनकी सीजीएफएनएस का काम करवा दूंगा, और वो ज़ाहिर टर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इमिग्रेशन वाला प्रोसेस सबको मालूम होगा, जो कि वो काफी 9 to 10 मंथ्स का वो अपना टाइम लेते हैं, और फिर रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको साल 2 साल फिर मजीद वेट करना पड़ता है अपने प्रायोरिटी डेट को करंट करने के लिए। तो यही चीजें थी। हमने एक प्रेजेंटेशन भी बनाए हैं, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ प्रेजेंटेशन खोल एक दफा थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को फिर बाद में रीड करने में कोई मसला ना हो। आप थोड़ा सा उम्र से हाँ, स्लाइड को नीचे कर लें। कोई क्वेश्चंस है अभी आ रहे? जी, कोई क्वेश्चन है अभी आप? क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। मैं प्रेजेंटेशन खत्म करके इसमें क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। ठीक है, आप नीचे जाएं। ये वहां से जा रही है ना? बस ठीक है, सही है। तो सीजीएफएनएस का रूट है ये उनको भी पता है कि सीजीएफएनएस में जो हम करते हैं, इसमें हम क्रिएट अमाउंट करेंगे, अकाउंट करेंगे, सीजीएफएनएस के पोर्टल के थ्रू जाएंगे और अप्लाई करेंगे सीवीएस के लिए। इसमें जो अमाउंट लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक, मेरे ख्याल में ये 360 लिखा है, लेकिन है इसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो न्यूयॉर्क के है 425 है, वो आपको कंफर्म हो सकती है। सीजीएफएनएस क्या करती है? ये आपकी वेरिफिकेशन करती है एजुकेशन की और लाइसेंस की। फिर यही वेरीफाइड रिपोर्ट जो है ना, 25 नहीं है मतियुल्ला, अभी जो अपडेटेड कॉस्ट आई है $485 है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक्चुअली अपनी CES रिपोर्ट के लिए अभी लास्ट मंथ ही पे किए, तो $485 हो गई अब। ठीक है, तो अभी $485 पे करके वो फिर कॉलेज और पीएनसी से वेरिफिकेशन हो जाए। जब वो अप्रूव हो जाए, लेट सपोज पीएनसी का अप्रूव हो गया, कॉलेज का भी अप्रूव हो गया, वहां पे आप लोग ऑनलाइन जो है ना उसको अपडेट एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे क्या अपडेट्स है। इसके बाद वो क्या करते हैं, अगर वो अप्रूव हो जाए तो फिर वो न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग या जो बोर्ड आपने सेलेक्ट की है सीजीएफएनएस में, वो इनको सीएसएस रिपोर्ट इशू कर देता है। जब वो इशू हो जाते हैं तो फिर वही पोर्टल पे जाके, मतलब न्यूयॉर्क के पोर्टल पे जाके उसको अप्लाई करके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर ले, तो इसके बाद वो आपको एलिजिबिलिटी दे देता है। जैसे आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाता है, इसके बाद आप एटीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सीजीएफएनएस के रूट। अब आगे स्लाइड्स पे डायरेक्ट रूट में विदाउट सीजीएफएनएस का ये होता है कि आप सबसे पहले आप जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसमें आप अप्लाई करेंगे न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग के लिए, जिसका $143 फीस है, सबको पता है। इसके अलावा जो दूसरा है उसका आप स्कूल से और कॉलेज से जो है ना वो वेरिफिकेशन करेंगे, जिसका आप लोग पता है नॉर्मली जितना भी आते हैं वो सेम तकरीबन है, इतनी 20-30,000। और दूसरा ये है कि इसमें आप डायरेक्टली जो है ना ट्रैक नहीं कर सकते जिस तरह पोर्टल की तरह, क्योंकि इनका कोई पोर्टल नहीं है। तो ये आप मीन वाली आप उनको ईमेल कर देते हैं, वो आपको रिप्लाई देता है कि हाँ आपका प्रोसेस कहाँ तक चला, एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव हो गया है, नहीं हो गया है। तो इसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर का अप्रूवल आ जाता है। नेक्स्ट, माय क्वेश्चन टू यू मतियुल्ला इज Yes. कि इस जो है वो $60 के 2 कोर्सेज भी आते हैं, हाँ। चाइल्ड के और इन्फेक्शन कंट्रोल के, जी, तो वो कौन पे करेगा? Who will be payable for that? मतलब वो कौन पे करेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा और उसका क्या तरीका होगा? तो ये भी थोड़ा मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल ये हमारे टॉपिक है और इसको हम वाज़ेह तौर पे स्टूडेंट्स का यही तो कंसर्न है जो हम क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है अगर हम सीजीएफएनएस स्किप कर लेंगे तो हमने जो 1/3 वाली बात हुई, 50,000 हमने पे की है, 50,000 सीएसएसडी दे रहे हैं, 50,000 पीएफ दे रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा? मुझे पता है जहां तक कंसर्न है, क्योंकि मेरे पास पर्सनली उन लोगों की मैसेजेस आते हैं। ये हमारे पास कंसर्न है जी, यही कंसर्न मैंने कल डॉक्टर नदीम कियानी से डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि जो 150,000 है ये हम उनके प्रोसेस में यूटिलाइज करेंगे, इसमें एक पैसा भी हम अपना नहीं रखेंगे। इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें प्लस पॉइंट ये हो जाएगा, जो हम $485 जो हम पे कर रहे थे, लेट सपोज 150 जो हमने उनसे सीजीएफएनएस के लिए लिया था, वो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा $143 न्यूयॉर्क के बोर्ड में और इस तरह सर्टिफिकेशन में।
इसके अलावा फिर आप एटीटी का भी पे करेंगे, तो एटीटी तक हम पे करेंगे, एटीटी तक जब पे करेंगे तो इसका स्टिल 150 तक विद माय एक्सपीरियंस, मेरा भी न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग का मैंने CGFNS के थ्रू किया था, बट माय हाँ। एक्सपीरियंस वॉट कि जब मुझे एंडोर्स कराना पड़ा अपना CGFNS जो है ना एंडोर्स कराना पड़ा, तो मुझे CES रिपोर्ट वापस से करानी पड़ी। तो विद माय एक्सपीरियंस आई लर्न कि CGFNS में आप CVS ना रिपोर्ट कराएं, आप CES कराएं, क्योंकि अदर देन न्यूयॉर्क बाकी सब जो है ना CES रिपोर्ट मांगते हैं। 49 बोर्ड CES रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो बेहतर है कि पहले स्टेज पे ही CES कराएं, क्योंकि बाद में मसला क्या होता है कि जब आप वीजा स्क्रीन कराते हैं तो फिर वो CES में टाइम नहीं जाता, डायरेक्टली आप आइल्स करते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई आल्सो सजेस्टेड टू माय स्टूडेंट्स, बिकॉज आई लर्न कि मैंने 1000 जो है ना 500 पहले भरे, 500 बाद में भरे, तो मेरा CGFNS की जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो $1000 पड़ी। तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू माय स्टूडेंट्स कि CGFNS में गो डायरेक्टली फॉर CES ओनली। CES थोड़ा लेंदी रूट होता है, थोड़ा एक्सटेंसिव होता है, टाइम ज्यादा लगता है, बट ये कि वो एक दफा आपने कर लिया, फिर आपको बोर्ड जब जहां पर जॉब मिलती है आपको फिर वापस से CES रिपोर्ट नहीं करानी पड़ती। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको आंसर कर दो मैडम कोमल। इस तरह है ना कि मेरे कुछ क्लाइंट्स ने एक्सक्यूज मी मिस, पहले इनको अपना अगर ये कंप्लीट कर ले प्रेजेंटेशंस ना, तो फिर हम डिस्कशन बाद में प्लीज कंटिन्यू कर लेते हैं, सो दैट डीप टॉक ना हो। अच्छा, अब ये है ना कि इसके प्रोन्स एंड कॉन्स मैंने लिखे हैं, इसी पे जो आपने क्वेश्चंस आए थे मैं वही पे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लूंगा कि इसके प्रोन्स एंड कॉन्स क्या है। जिस तरह आपने बताया ना कि CSS रिपोर्ट का ये फायदा होता है कि बाद में आपको वीजा स्क्रीनिंग के लिए जो है ना वो हर्डल नहीं पड़ती, लेकिन हमारा ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर किसी ने CGFNS पहले नहीं की है, ठीक है, और डायरेक्टली न्यूयॉर्क रूट को यूज किए, तो बाद में वो बिल्कुल CGFNS करेगा, उसके कॉलेज पेंसी से वेरिफिकेशन भी करेगा, लेकिन उनको जो $485 फीस जो आपने पहले सबमिट की थी CGFNS के लिए वो नहीं करनी पड़ेगी, अगर इवन उन्होंने CGFNS स्टार्टिंग में नहीं की। ये तो स्किप हो जाएगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी NCLEX आ गया है और वो उन्होंने न्यूयॉर्क के थ्रू ले लिया। अब ये है कि मैंने इसको खुद ऑनलाइन भी सर्च की है, एजेंसी से भी पूछा है, उसने मुझे कौन ये बताया कि नुकसान ये है कि आपको दोबारा कॉलेज और पेंसी से वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। जहां तक मैंने सर्च की, इवन आप नेट को उठाए, ChatGPT को ले ले, आप किसी एजेंसी से बात कर ले, मैंने जहां 3 सोर्सेज को यूज किए, वो कहते हैं जो कॉन्स है, कॉन्स मतलब जिसके डिसएडवांटेज है वो सिर्फ ये है कि आपको बाद में कॉलेज पेंसी से वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और टाइम पे इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो जाहिर है आप भेजने में तो कितना टाइम लगे, 1 महीना लगेगा, 2 लगेगा, तो आपका स्टिल भी आप वेटिंग तो कर लेते हैं। 2 साल तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा टाइम नहीं आया। तो मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा ये कहता है कि CGFNS बाद में करने से हमारे टाइम लाइन पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो मेरे ख्याल में ये इसलिए ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि मैं एग्जांपल हो, काफी सारे लोग एग्जांपल हैं जिन्होंने अभी 2 साल 3 साल जो वेट कर रहे हैं और उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि CGFNS की वजह से हमारा डिले हो गया। CGFNS की वजह से डिले मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, इवन अगर हो जाए। स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यूयॉर्क बोर्ड की एलिजिबिलिटी उनके पास आ गई है, वो ऑलरेडी ATT फाइल कर चुके हैं और वो एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं, तो उनका फिर क्या प्रोसेस होगा? मतलब उन्होंने तो सब खुद से ऑलरेडी कर लिया है, वो उनका क्या फिर 50,000 उनको रीइंबर्स करेंगे? उनका क्या प्रोसेस होगा जिनको जी न्यूयॉर्क से नहीं करवाना है, उनका जी ऑलरेडी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही इसका आंसर हो सकता है कि जिन्होंने ऑलरेडी खुद पे की है, जो जाहिर है जो हम अमाउंट स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वही अमाउंट उनको इस हिसाब से मिल जाएगी, किसी के साथ ज्यादा तो नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे आई होप कि जिसको जो अमाउंट देनी है वो इस हिसाब से, जिन्होंने खुद पे की है डेफिनेटली उनको जो कमिटमेंट हो गया है उस हिसाब से उनको मिल जानी चाहिए। मेरा तो यही इसका आंसर है। बाय द वे ऑर्गेनाइजेशन इसका अपना आंसर बता देगा, इंशाल्लाह मिल जाएगी। मेरा तो ये आस्किंग के जो CGFNS से ही जाना चाहते हैं। नहीं, वो कहते हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के ऑलरेडी पे की है, तो जो उन्होंने पे की है प्रोसेस की एलिजिबिलिटी उनको मिल गई है, उनका क्या सीन होगा? जिन्होंने 50,000 CGFNS के लिए पे की है, तो डेफिनेटली हमने CGFNS अगर स्किप कर दिया तो उनका जो अमाउंट बनती है उनको डेफिनेटली इसका राइट है, उसको मिलना चाहिए। जो अमाउंट उनकी एक्स्ट्रा हमारे पास है वो तो बिल्कुल, जो कमिटमेंट जो स्टूडेंट के साथ होती है ना, मेरे ख्याल में इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होगा। केसेस होंगे ना, अभी हम मतलब जो स्टैंडर्ड है या जो हम ऑफर कर रहे हैं हम उसकी डिस्कशन की तरफ थे, बाकी जो भी एक्सेप्शंस होंगी उसको हम डील कर लेंगे। देयर आर नो इश्यूज विद दैट। I have those students sitting, so I need to clarify them as well. तो just that इसलिए क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स क्योंकि नहीं मैडम, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली हम तो इसीलिए ये आगे गाइड कर दिया है या वो भी रहता है सारा पार्ट ना। अच्छा, अब ये है कि नहीं मैडम कोमल को काफी सारा पता है, मुझे पता है, मेरे सीनियर भी है, मैं लेकिन जाहिर है कुछ चीजों में शायद उनको एक्सपर्टीज ना हो, तो हम मिलजुल के इंशाल्लाह कर लेते इसके सॉर्ट आउट। हाँ जाहिर है कहा भी मैं अगर गलत हो और आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो बिल्कुल यू हैव द राइट टू
करेक्ट नहीं, कोई मसला नहीं है ऐसे कि मैं हर जगह मैं सही हो सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, परफेक्शन नहीं है मेरे में। लेकिन स्टिल मैंने जितना नॉलेज गेन किए, मैं प्रोसेस भी कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, चार सारे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो 90 केसेस करने में इंसान को जो हर्डल्स आते हैं, मैडम बेटर नो कि कितने चीजें डिस्कशन में आ जाती है। जाहिर है ये क्वेश्चन मुझसे मेरे क्लाइंट्स खुद भी पूछते हैं कि आप लोग हमारे से डिफरेंस अभी नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्या होगा इससे। ये चीजें मैंने बहुत जो है ना फेस की है, और जाहिर है मैंने खुद भी आगे मालूमात की है कि वाकई अगर मैं डिफरेंस यहाँ पे स्किप करके बाद में मेरे स्टूडेंट के साथ ज्यादती हो जाए या कोई मसला हो जाए, ये तो फिर मुझे बदनाम करेंगे, इवन कि मेरे कंसल्टेंसी में बदनाम हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मैं इस तक पहुंच गया हूँ, कोई मसला नहीं होगा। हाँ, मैंने फिर अपने स्टूडेंट्स को ये क्लियर किया है कि आपको कॉलेज से पीएनसी से दोबारा वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए अगर आप मेंटली रेडी हैं तो आप ओके कर दें, अदरवाइज हम आपका सीजीएफएस ही करते हैं। लेकिन सीजीएफएस में आपको $485 फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, जो कि अगर आप पहले नहीं करते सीजीएफएस तो बाद में पे नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज योर ओन जो है ना डिसीजन, फिर आप मुझे बता दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे क्लाइंट्स को जो मैंने सेटिस्फाइड की है, तो उन्होंने मुझे यही रिस्पांस दिया है कि आप हमारा डायरेक्ट न्यूयॉर्क का करें ताकि हम जल्दी प्रोसेस करें, ताकि एक टेंशन ना रहे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब जब कभी प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती है और आपका जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक आप मेंटली स्ट्रेस फ्री नहीं होते। अगर मैडम इस पे आप मुझे जवाब दें, अगर मैं गलत हो तो बता दें। जी बिल्कुल, कंटिन्यू मतीउल्लाह, बाकी आप अपना पहले प्रेजेंट कर लें, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं बीच में स्टॉप करूंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि ये थोड़ा सा ना इनकी मैं प्रेजेंटेशन मैंने जो नया सेंड किया था वो आपने शायद पुराना वाला सेंड किया है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चेंज करें क्योंकि इसमें मैंने अपडेट की थी, इसमें इन्होंने गलत लिखा है ना, सिर्फ 360 वहां पे 485 है, मैंने तो 425 लिखा था, लेकिन मैडम ने ये मुझे क्लियर की है कि ये अपडेटेड जो है ना 485 है। मैडम कोमल ऐसा है ना? जी जी बिल्कुल 485 है, क्योंकि मैंने पिछले महीने भरे हैं तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। 485 है बिल्कुल, हमने 425 बताया था, ये मुझे किसी ने बोला था कि 425 है, मैंने खुद भी ऑनलाइन चेक नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन में मैंने चेक किया, तो ये थोड़ा सा उसने 485 मैंने भी एक्चुअली रिसेंटली पे किए हैं। तो न्यूयॉर्क बोर्ड के नहीं चेंज हुई है? न्यूयॉर्क के तो वही है 143 और सिर्फ सीजीएफएनएस की पेमेंट चेंज हुई है। हाँ ये वाला है। अच्छा आगे जाए ये मैंने वैसे एक्सप्लेन की थी। अच्छा ये मैंने लिखा था 425, तो यहाँ पे 485 हो गया, ठीक हो गया। आगे जाए। अच्छा ये तो अच्छा ये है, अगर हम न्यूयॉर्क का प्रोसेस करेंगे लेट सपोज ना डायरेक्ट रूट में, तो इसमें हम एप्लीकेशन 1 और 2 सर्टिफिकेशन जो है ना कोमल, मैं जो जिस वेबसाइट से करता हूँ वो $35 की हो जाती है, कुछ लोग $60 ऑलमोस्ट $60-70 तक का ही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो खैर कोई इशू नहीं है, सर्टिफिकेशन हो जाएगी इसमें। फिर ये है कि मैंने लिखा है ना कि ट्रैक डॉक्यूमेंट्स मैनुअली, ये आपको पता है कि इसमें डायरेक्ट पोर्टल नहीं है तो मैनुअली करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। और रजिस्टर विद पर्सन यू आफ्टर अप्रूवल अप्लाई फॉर एटीटी, जिसका $200 फीस और एग्जाम बुक का 150 है, ये तो मेरे ख्याल में सेम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये है कि हम कहाँ पे सपोर्ट करेंगे, एक दफा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया कि हम $143 और सर्टिफिकेशन का जो भी फीस है 35 या 60 वो, और इसके अलावा हम उसके एटीटी का फीस इसमें एनरोल है। अब इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है, इसमें ये होगा कि स्टूडेंट्स को इन तक कंसल्टेंसी मिल जाएगा। इन तक कंसल्टेंसी का मतलब ये है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि इसके लिए फॉर्म 1 फिल करना, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। 2 सर्टिफिकेशन करना, ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा 2 फॉर्म 3 फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक नहीं होगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा एटीटी के लिए अप्लाई करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी पर्सन व्यू के थ्रू, और इसके लिए डेट लेना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई बंदा, अब बात आ जाती है कि कोई बंदा फिर इंसिस्ट करता है कि आई वांट टू गो, वो भी बता दें प्लीज, जो वीजा के लिए हाँ, जब इंक्लेक्स पास हो जाए, इसके बाद जाहिर है वो बंदा खुद भी डिसीजन कर सकते हैं, हम भी हेल्प कर सकते हैं कि आपको स्टाफिंग एजेंसी चाहिए, आपको डायरेक्ट हायरिंग चाहिए, उसके प्रोस एंड कॉन्स, इसके हमारे पास मेरे पास सारी एजेंसीज के लिंक है, कोई बंदा कौन सा एजेंसी यूज करना चाहते हैं, एवांट है, पासपोर्ट। अभी तो H1B वाले भी बहुत ज्यादा, जैसे मैं अपना मेरा H1B का प्रोसेस है, तो H1B विद डायरेक्ट हायर, तो इस तरह की एजेंसीज मैं भी गाइड कर दूंगी, इफ यू वांट आई कैन आल्सो हाँ, वो कोई मसला नहीं है मैडम, वो आप भी गाइड करेंगे, हम भी गाइड करेंगे, वो तो वो कंसल्टेंसी में इंक्लूडेड हम देंगे। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह इसमें वो हेल्प है, वो हम कर लेंगे। मेरे से कोई बंदा लेना चाहते हैं, कुमल से लेना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, सब कुछ इंशाल्लाह, वो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इंक्लेक्स बंदा पास कर ले और इसके अलावा प्रोफिशिएंसी एग्जाम पास कर ले, तो उनको इंशाल्लाह ये कोई यूएसए से कोई नहीं रहेगा, इंशाल्लाह सारे जाएंगे फिर। और अगर कोई इंसिस्ट करता है तो हाँ, अब ये है कि मैंने पॉइंट ये डिस्कस करने थे कि स्टिल ये सारी बातें कहने के बावजूद अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने स्टिल जाना है सीजीएफएनएस पे, ये हमारा डिस्कशन है, तो मैंने कहा कि हम किसी को रोकेंगे नहीं।
वो बेशक सीजीएफएनएस पे जाए, लेकिन सीजीएफएनएस पे इनके प्रोसेस कितना डिले हो जाती है, इसके स्टडी में गैप आ जाते हैं, उनको कितनी भी प्रॉब्लम्स दरमियान में हर्डल हो जाती है, उसके रिस्पांसिबिलिटी PIF वाले कह रहे, ये सारे CSD वाले कह रहे हैं कि हम इसके रिस्पांसिबल नहीं होंगे, ना इसके कंसल्टेंसी के रिस्पांसिबल है, ना उनके कोई आगे प्रॉब्लम के रिस्पांसिबल, वो खुद ATT का अप्लाई भी खुद करेगा। ये $143 जो डॉलर फीस है जो कि फॉर्म 1 की है, ये भी खुद करेगा, सर्टिफिकेशन भी खुद करेगा, और इसके अलावा ATT के अप्लाई वो भी खुद करेगा, एग्जाम बुकिंग भी खुद करेगा। इसके ना कंसल्टेंसी है ना कोई फीस है, सिर्फ सीजीएफएनएस का फीस है जो भर देंगे, इसके अलावा उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो अब वो खुद ही डिसीजन ले लें कि उनको कौन सा रूट यूज करना है। क्या वो सारे फीसेस जो हम दे रहे ATT तक वो अवेल करना चाहते हैं विद कंसल्टेंसी, या वो कह रहे हैं कि नहीं हम सीजीएफएनएस आप हमें करवा दें, बाकी सारे सर्विसेज हम खुद अवेल करना चाहते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों रूट्स उनके लिए ओपन है, लेकिन जो हमने कमिटमेंट की है तो वो ये है। तो मेरे ख्याल में यही चीजें थी, और ये मैंने प्रोस एंड कॉन्स उनको ऑलरेडी पता है कि ये सीजीएफएनएस का हायर कास्ट वाला है, और दूसरे ये कि न्यूयॉर्क पर लोअर कास्ट वाला है। टाइम के हिसाब से देखा जाए तो स्लो प्रोसेस जो है ना सीजीएफएनएस की है, फास्टर प्रोसेस न्यूयॉर्क की है। कंट्रोल में देखा जाए तो सीजीएफएनएस कंट्रोल करते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरे वाले में आपके हैंड में होता है, तो सीजीएफएनएस की कोई पोर्टल नहीं है, ठीक है, तो इसके कोई पोर्टल नहीं है। और ये हमने सेव लिखा है 425, तो समझो कि 485 से हो गया। और फर्स्ट एफ स्कूल यू काउंसिल इज रिस्पांसिव, hands on control over documentation. CGFNS can still be used later for visa screening certificate. ये मैंने मेंशन किया है, ऐसा नहीं है कि CGFNS हमारा स्किप हो गया तो बाद में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि सिर्फ वीजा स्क्रीनिंग के लिए होगा। और वीजा स्क्रीनिंग को क्या चाहिए, आपको चाहिए आपकी लाइसेंस जो न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग या जहां बोर्ड से आपको मिलेगा, इंक्लेक्स पास लाइसेंस विद आपके प्रोफिशिएंसी एग्जाम का, मसलन OET IELTS जो आप रिक्वायर्ड बैंड्स लेंगे, ये दोनों आप सबमिट कर देंगे तो आपको वीजा स्क्रीन मिल जाएगा। आई होप कि मैडम कोमल को भी प्रोसेस कर चुका होगा। वीजा स्क्रीन आपको मिल गया है? कोमल आप मुझे सुन रही है? जी जी बोले। मैंने कहा आपका वीजा स्क्रीनिंग हो गया है? सॉरी, वीजा स्क्रीनिंग बिल्कुल, मेरी तो हायरिंग हो गई है। ठीक है, तो जाहिर है वीजा स्क्रीनिंग के लिए आपको दो चीजें आपने सबमिट की होगी, एक लाइसेंस, दूसरा आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम IELTS या कोई भी जो आपने की। हाँ जी। अच्छा, अब ये हमने एक चूज CGFNS इफ यू प्रेफर कन्वीनियंस एंड सपोर्ट, नीड ट्रैकिंग एंड चेक स्टेटस। एंड अगर आप वो करना चाहते हैं क्या नाम है न्यूयॉर्क का, तो हैव एक्सेस टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, वांट टू सेव टाइम एंड मनी एंड प्रेफर फुल कंट्रोल। आगे ये फाइनल क्लास मतलब आई वांट टू ऐड डायरेक्ट हायर EB3 में आप वेट कर सकते हैं, बट H1B में जो है वो दे आस्क कि आपका CGFNS कंप्लीट हो ताकि वो डायरेक्टली आपका प्रोसेस डालते हैं। हाँ वो सही है। इसका मैं थोड़ा सा आपको ये आंसर दूंगा कि कोई बंदा H1B वीजा पे अप्लाई कर रहा है तो आपको ये भी मालूम होगा कि हर बंदा ऑलरेडी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम करके नहीं बैठा हुआ है, ऐसा है। काफी लोग बाद में करेंगे। अब मुझे ये बताया कि जो बंदा उन्हीं का ही जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, जो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो उन्हीं को ही प्रिफर करते हैं जिनका सब कुछ कंप्लीट है, CGFNS वीजा स्क्रीन भी कंप्लीट है, ताकि फिर वो डायरेक्टली हायरिंग भी करते हैं। हाँ, लेकिन मैडम फिर ये हो सकते हैं उन कैंडिडेट्स जो H1B वीजा पे जाना चाहते हैं उनको जल्दी से CGFNS चाहिए, उनका H1B ज्यादा इन है क्योंकि रेट्रोग्रेशन की वजह से EB3 बहुत सारे लोग नहीं प्रेफर करते। इनफैक्ट अगर आई डोंट नो यू हैड एन एक्सपीरियंस और नॉट, बट इंडियन जितनी भी एजेंसीज है ना वो H1B के लिए पाकिस्तानीज को प्रेफर कर रही हैं आजकल, क्योंकि इंडिया का रेट्रोग्रेशन 2012 तक का है, फिलीपींस का भी 2020 21 है या 22 है, हमसे पीछे है बहरहाल, और चाइना का भी पीछे है। तो वो पाकिस्तानी इसको जो है वो ज्यादा प्रेफर करें फॉर H1B वीजा ताकि जल्दी प्रोसेस हो जाए। ऑब्वियसली उनकी इसमें अर्निंग होती है तो वो जल्दी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। H1B वीजा के हिसाब से देखा जाए तो CGFNS पे बाद में करने में शायद में भी आई थिंक कि डिलेशन हो सकती है, लेकिन कितना डिले होगी ये आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना डिले वैसे हो सकती है आपके ख्याल में? डिले डिपेंड्स ऑन जो हमारा मैं अपनी बात करूं तो मेरा डिले के मेरा वीजा स्क्रीन जो है वो न्यूयॉर्क का वीजा वो था एक्चुअली लाइसेंस, तो मुझे एंडोर्स कराना था और एंडोर्स में मुझे वापस से CES और सब चीजें वापस करवानी पड़ी, तो उसमें मेरा डिले आया था। हाँ वैसे कितना डिले आया था? अभी तक डिले ही चल रहा है। अच्छा डिले ही चल रहा है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल, हाँ बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। इससे रिलेटेड देखा जाए H1B वीजा के हिसाब से
एक्सेप्शनल केस हो सकता है, इसमें जाहिर है मैं फिर इसको कंफर्म नहीं करूंगा, जो कि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि क्या किसी का अगर जैसे इवैल्यूएशन में मसला आ रहा है, अब जैसे मेरा डीले आ रहा है सिर्फ फिंगरप्रिंट्स में डीले आ रहा है कि लाइसेंस नहीं आ रहा है बिकॉज मेरी फिंगरप्रिंट्स नहीं एक्सेप्ट हो रही है बार बार, तो डिपेंड्स ऑन हाँ। सिचुएशन हर किसी का अब अलग है। दूसरी, अच्छा एक दूसरे पॉइंट में आपको बता दो कोमल, दूसरी बात ये है ना कि हर बंदा तो कहते हैं कि H1B वीजा पे जाए, लेकिन H1B वीजा सबके लिए सूट नहीं करता। अगर मैं गलत ना हो, मैं आपको थोड़ा सा सपोर्टिव पॉइंट्स बता सकता हूँ। अब वो रीजन क्या है, H1B वीजा आपको भी पता होगा कि EB3 वर्सेस H1B वीजा में प्रोस एंड कॉन्स का है, आपको मालूम है इसका क्या फायदा, क्योंकि आप H1B वीजा पे जा रहे हैं, आपको फिर पता होना चाहिए कि H1B वीजा पे जाके क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान। फायदा तो ये है कि आपका टाइमलाइन बच जाता है और आप जल्दी जा जाते हैं। नुकसान क्या है ये बताएं, आप बताएंगे नुकसान तो। मुझे तो नहीं लगता कोई नुकसान है, ये है कि जो EB3 का आप पाकिस्तान में बैठ के वेट करते हैं वो आप यूएस में बैठ के वेट करते हैं, सो आई थिंक नुकसान सिर्फ ये है कि आपका स्पाउस काम नहीं कर सकता H1B पे, तो ये हाँ। नुकसान है। हाँ, ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, तो इसमें यही मैंने कल भी मैडम को बोला था कि इसमें ये अगर फीमेल है, लेट सपोज फीमेल के साथ जाता है हस्बैंड, तो मेल वो घर पे बैठा रहेगा जब तक उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बंदा कहता है कि नहीं मैं EB3 वीजा करके जाना चाहता हूँ, मुझे कोई बट जल्दी मेरे नहीं हिसाब है। से ये फायदा है क्योंकि बच्चे संभालने के लिए हस्बैंड घर पे होगा तो टे करके कॉस्ट बच जाएगी ऑब्वियसली। हाँ, फिर ये प्रायोरिटी है ना, डिफरेंट एक्सेप्शनल प्रायोरिटीज है, इसके बारे में तो फिर हर बंदा अपना प्रेफर करता है। $3,000+ आपका डे केयर अगर ले लेता है तो हस्बैंड जो है वो ऑब्वियसली उसकी पूरी सैलरी तो डे केयर में चली जाएगी, तो फिर ये कि ये फायदा हो जाता है कि इनिशियल सेटलमेंट पीरियड में हस्बैंड विल बी होम टू टेक केयर ऑफ द किड्स ताकि जब तक आप सेटल हो अच्छा, जाते हैं। दूसरा एक मसला ये है मैडम कोमल के H1B वीजा ना बहुत इजीली हर कोई भी नहीं प्रेफर कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने की होगी ना, मेरे पास अभी भी काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनल अप्रोच भी लोगों को करूंगा। एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग, मेरे भी बहुत सारे कलीग्स आते हैं जिनको हम्म। ऐसा लगता है कि EB3 इज मोर बेनिफिशियल, बट आई वुड से H1B, क्योंकि मेरा पर्सनल मेरा फैमिली एक्सपीरियंस है, मेरा भाई भी H1B वीजा पे ही गया था, तो आई वुड से कि H1B इज मोर सूटेबल रादर देन वेटिंग हियर फॉर EB3, और कल को आपका मुल्क बैन हो जाए आने से ही तो आपका वो चांसेस ही खत्म हो जाता है, तो रादर देन वेटिंग हियर व्हाई नॉट टू वेट देयर, वहां पर वेट करके, और आप EB3 एक्चुअली वो ये टाइमलाइन होती है कि 3 मंथ्स के बाद वो फाइल करते हैं, तो 3 मंथ्स के बाद जब EB3 फाइल होता है तब आपका हस्बैंड आपका स्पाउस काम कर सकता है, वो ऑथराइजेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, तो आफ्टर 3 मंथ्स हस्बैंड काम कर सकता है। शुरू के 3 मंथ्स फिर ये भी होता है ना कि आपके घर और सारी चीजें सेटल करना, बच्चा सेटल करना में थोड़ी हेल्प हो जाती है, ऑब्वियसली दोनों स्पाउस तो नहीं काम कर सकते एक ही टाइम में, तो ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है जिनके बच्चे हैं। एनीवेज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल, बट आई वुड सजेस्ट कि EB3 पे फिलहाल चले जाएं जब तक कि आपका मुल्क अभी सही है, रेड जोन में नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना मेरे एजेंसी ने मुझे बताया कि हम सिर्फ EB3 इसलिए प्रेफर करें क्योंकि हमें EB3 ज्यादा सुटेबल लगता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिपेंड्स, या एजेंसी हाँ ज्यादा आपको, इसलिए नहीं करती है क्योंकि एजेंसीज हाँ का कॉस्ट H1B में ज्यादा लगता है, तो इसलिए वो नहीं जो है ना वो प्रेफर करते हैं। जाहिर सी बात है, सिर्फ अगर फाइलिंग की फीस देखें, मैंने अपने लेवल पे देखा था तो सिर्फ फाइल करने की फीस ही $5,000 है, फिर उसके बाद आप वकील को देते हैं $10,000, लॉयर को, मैं लास्ट ईयर एक्चुअली विजिट किया था तो मैं कुछ लॉयर से पर्सनली मिली भी थी, तो वो $10,000 ऑलमोस्ट चार्ज करते हैं फॉर दिस फाइलिंग, तो $10,000 वो 5,000 15,000 तो सिर्फ यूं ही चले जाते हैं एजेंसी के, तो वो एजेंसीज नहीं प्रेफर करती, वो EB3 जो है ना प्रेफर इसलिए करते हैं। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे बता दो कोमल, जो लोग H1B वीजा पे जाते हैं डायरेक्ट हायर है ना, डायरेक्ट हायर में आपको पता है कि फाइनेंशियली सारा सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसमें फिर ये भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो तो उन लोगों के लिए फिर क्या प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो इतना सारे फिर नहीं, 700 H1B में अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ आई हैव बीन गिवन हेल्थ इंश्योरेंस along with हाँ 3 months residence, 10,000 हाँ, ज्वाइन ऑन बोनस अलाउंस, तो ये सारी जो डायरेक्ट हायर की चीजें वो तो सब वहां पर मुझे भी मिली हैं बाद में तो मिलेगी, लेकिन अभी 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 जाते ही। नहीं, अभी कोई बंदा जो H1 वीजा पे प्रोसेस करेगा तो इनिशियली आपको मिल H1B गया है, उसको खुद को थोड़ी करना है, वो भी एजेंसी ही करती है, हमें थोड़ी करना एजेंसी है। तो करनी है, पेमेंट में पेमेंट कौन करता है पेमेंट में इसके। कुछ भी नहीं फर्क आता, सैलरी इज ऑल्सो गुड, बेटर देन अवांट एंड शिया वाटर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि स्टाफिंग एजेंसी और डायरेक्ट हायरिंग एजेंसी में प्रोस एंड कॉन्स मेन क्या है।
मुझे तो जो लगता है वो ये, मुझे तो लगता है फिलहाल वो ये आई है वुड कि से कि स्टाफिंग जो एजेंसी मिल रहा आपको, है वो ले लो, ऐसा वाला सीन है। जो भी आपको मिल रहा है, वट एवर इज अवेलेबल, पिक इट अप। H1B ज्यादातर जो मुझे लगता है कि वो थोड़े से रूरल एरियाज में एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को, उनको बहुत शिद्दत होती है, जरूरत होती है कि जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि रूरल एरियाज में कोई जाना पसंद नहीं करता, तो लेकिन इमिग्रेंट्स जाते हैं। ये बात तो 100% ट्रूथ है कि हर चीज के प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। H1B This वीजा is का the फायदे only हैं। cons I have personally seen. The other benefit of this, if you go for rural area, तो फायदा ये होता है कि आपको घर सस्ता मिल जाता है, रेंट कम होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। तो ये हमारे लिए तो एक शुरू में जो कम अर्नर है उसके लिए फायदा हो जाता है, तो उनके लिए हाँ, नुकसान है, लेकिन अच्छा, एक हमारे पॉइंट लिए ये भी फायदा है कि है। कोई बंदा कहता है कि मेरा फ्लास स्टेट में मेरे रिलेटिव, हमें वहीं जाना चाहता हूँ, तो फिर वो H1B वीजा नहीं, फिर वो अवेल नहीं कर आई सकता। थिंक अगर मैं अपनी भी बात करूं, माय ब्रदर लिव्स इन टेक्सास, और मेरा अगर हायरिंग हो रही है पेंसिल्वेनिया में, दैट्स वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बट यस, मैं जो है वो इसके लिए कंफर्टेबल इसलिए हूँ कि फिलहाल ऐसा है कि आप एंटर हो जाएं, 3 साल के बाद आपका ग्रीन कार्ड आ जाता है, देन यू कैन गो एनीवेयर यू वांट। शुरू में जरा लेकिन इंसान हाँ, रिलैक्स लेकिन है, कुछ थोड़ा लोग प्रेफर करते हैं ना कि मैं शुरू में भी अपने ट्रांजिशन रिलेटिव के के पास लिए जाऊँ, एडेप्टेबल रहे। लेकिन कुछ Transition लोग है, अगर स्टार्ट में जाना चाहते हैं। yeah. Everybody's mindset is different. Mine is different. I can say the things because I have recently visited, तो मुझे बहुत सारी चीजों का आइडिया अब हो चुका है, तो इसलिए मेरा शायद माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से। बट एवरीबडी हैज देयर ओन राय, हर किसी की अपनी अपना ओपिनियन है, तो आप अपना ओपिनियन यूज करें, वट एवर फील सूटेबल। मेरे लिए ये हम्म। सूटेबल था कि मैं रूरल एरिया में जाऊं, ताकि घर वगैरह सस्ता हो और थोड़ी स्लो लाइफ। अस्सलाम वालेकुम कोमल, आई एम डॉक्टर नौरीन हियर। Yes. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ऐसा था कोमल कि माशाल्लाह आपकी भी एक्सपर्टी हैं और साथ ही मती साहब की भी हैं। तो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास हैं और हमने अब ये Yeah. प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है? डॉक्टर Yeah. साहब ने अगर हम सब मतलब डेफिनेटली आप लोगों को इस सारे उसमें अलाइन किया, तो उसकी रीजन यही है कि आप लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो हमारे लिए, ठीक है? Mhm. अब हम ये चाहते हैं कि जितने सारे लोग, अब 300 के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और सर जो गवर्नमेंट लेवल पे इनको सपोर्ट कर सकते हैं उन पे उनका काम चल रहा है। कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी जब मैं ग्रुप्स में मैसेजेस देखती हूँ कराची से भी, इस्लामाबाद से भी, हर तरफ एक सेटिस्फेक्शन लेवल बच्चों का डिस्टर्ब हो गया, स्टूडेंट्स का। मेरे लिए तो वो स्टूडेंट्स ही हैं, तो अब हमें उसको स्टार्ट करना है, ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग का मकसद ये था, माशाल्लाह आप तो खुद भी इतना अच्छा स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, कि हमें सिचुएशन क्लियर कर दें, क्योंकि मैंने मंडे को पीफ के साथ बैठना है और मुझे सिचुएशन क्लियर चाहिए कि हम न्यूयॉर्क बोर्ड के थ्रू जा रहे हैं या हम CGFNS के थ्रू जा रहे हैं। इसका I कोई would आप definitely agree, Dr. Noreen. We can go for New York board. बस कुछ एक आध 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक्चुअली डिलेज की वजह से ना अपना खुद का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था न्यूयॉर्क बोर्ड से। तो बिकॉज यू नो हमारा कितना अच्छा खासा डिले आ गया था, तो स्टूडेंट्स ने जी खुद जी, से ही कर दिया था, तो उनका ठीक थोड़ा है, सा इशू आएगा। वो मेरे पास शायद 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। अदरवाइज मेरे पास इस वक्त जो है ना 70 स्टूडेंट्स, क्योंकि कराची में बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो बहुत सारे लोग चले गए हैं। कुछ कोई मसला 70 नहीं। अराउंड मेरे पास जो है ना स्टूडेंट्स अभी फिजिकली मौजूद हैं। इफ यू वांट आई कैन जस्ट आस्क, अभी ही कंसेंसस देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स जो है वो इसमें से अग्रीड है, कितना परसेंटेज है, ऐसे तो ही गो फॉर उसमें दैट। ये होगा कोमल के जो बेस्ट आपकी तरफ से, देखें यू पीपल आर द हेड ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है? अभी कोमल मुझे बताएंगी कि लाइक इफ दे आर 140-130 स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, फिजिकल अटेंडेंस, प्रेपरेशन, लाइक इन सब के बाद जब हम प्रोसेस करें तो हम बेस्ट स्टूडेंट्स को पहले अपेयर करवाना चाहेंगे, ताकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरेस्ट है, वो भी फीडबैक देखना चाहती है, और उसके बाद सारी चीजें हम करवाएंगे। तो सभी को, आपको भी पता है, लेकिन जैसे क्लासरूम होता है तो उसमें आपकी तरफ से भी तो कोई प्रेफरेंसेस होंगी कि मैम दीज आर द स्टूडेंट द बेस्ट, और हमने इनको सबसे और पहले उसमें हम एक्चुअली हमने हमारा ऑलमोस्ट कोर्स अब खत्म हो गया, तो इस हफ्ते से जो है वो हमने पूरे कोर्स की टेस्टिंग स्टार्ट की है, इसी कल से ही स्टार्ट, थर्सडे से स्टार्ट की है। सो ऑन ठीक दिस है, बेसिस आई कैन से कि जो हमारे पास जो बेस्ट नंबर्स आए हैं वो हम LMS से देख लेते हैं, उसमें जो बेस्ट ठीक है, नंबर्स हमारे पास करते हैं हम वहां से स्टार्ट कर देते हैं, एंड वी कैन पार्ट द पीपल हु आर लेस देन 60%, क्योंकि उनका ठीक है। ऑब्वियसली चांसेस आर दे लो नीड टू मोर पास। टाइम फॉर प्रैक्टिसेस और ऑल दैट, Yeah, उनको फिर yeah. आप So साथ we एंगेज can give रखते them हैं। time to practice.
अदर देन दैट कुछ स्टूडेंट्स से उन्होंने लेट ठीक ज्वाइन है। किया था, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो अभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो उनको भी हम अभी सही पार्ट है, कोई रखते इशू हैं। नहीं है। वी कैन स्टार्ट विद द ठीक पीपल है। हु आर स्कोरिंग 60+ इन द कैट ठीक है। सिमुलेशन। अच्छा, अभी जो आप डाटा एक हमारे साथ शेयर करेंगे, हमने सबसे पहले कराची, क्योंकि हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है, उसमें आपने सबसे पहले एक बेस्ट चीज जो हम कल डिसाइड कर रहे थे, आपकी एक्सेल शीट में एक चीज और ऐड हो जाए जो कि न्यूयॉर्क बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, कि वो किस इंस्टीट्यूट से नर्सिंग पास किया है उन्होंने। ओके, हमें इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा, मोस्टली देखिए आगा खान ही है आपके पास, लेकिन कुछ लोग नहीं यहाँ खान डिफरेंट नहीं, हमारे पास ज्यादा जियाउद्दीन है इस दफा, अच्छा, गाँव है। चले, ठीक है। तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स होंगे, एक तो वो ऐड ऑन हो जाए, सेकंड हमें आपकी तरफ से एक ये वोट बैंक मिल जाए कि स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क बोर्ड से करना चाह रहे हैं उन्हीं की विलिंगनेस से। तो बस Okay. मंडे को हम पीफ से फाइनलाइज करके, आई होप सो के डॉक्टर साहब ने हमें गो हेड दिया है, फ्रॉम ट्यूसडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोसीजर। मैं स्टूडेंट से भी अगर कंसर्न्स ले लूं, बिकॉज स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सो जस्ट अ मिनट, ताकि मैं ठीक स्टूडेंट है। से कंसर्न्स ले लूं। इफ समबडी हैज गॉट एनी कंसर्न, किसी को कोई सवाल है, यू कैन कम अप एंड आस्क, अभी ही पूछ लें, ताकि फिर जो भी आपके क्वेश्चंस है वो अभी क्लैरिफाई हो जाए। डज एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? यस, आगे आके पूछो। CGFNS जब हम नहीं कर रहे, अब हम न्यूयॉर्क बोर्ड से जा रहे हैं, तो CGFNS का तो अभी मसला नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल है? कोमल ने इनको काफी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, उनका हम बाद में। यस, आ जाओ। करना चाह रहे हैं, कराची को संभाल लेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर असल में हम चाह रहे हैं ना कि हम CGFNS ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारे साथ जो बात हुई थी वो CGFNS पर ही हुई थी ना। और आज की जो प्रेजेंटेशन मैंने देखी तो ये तो इस लिहाज से थी कि बेनिफिट्स ऑफ न्यूयॉर्क से या आप लोग CGFNS करना चाह रहे हैं, तो ये 3 महीने पहले ही हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था कि आप लोग CGFNS नहीं करवा रहे, न्यूयॉर्क से करवाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें हम मसला नहीं है, हमें मसला नहीं है, हम CGFNS भी करवा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम। देखो बात ये लेकिन हम आपका बेनिफिट देख रहे हैं। हमें प्रॉब्लम है मैडम, हमें प्रॉब्लम ये है ना कि अभी आप लोग CGFNS स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारे 5-6 महीने लगेंगे, तो हमारी स्टडी में भी गैप आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो यू और हम लोगों ने लिया हुआ ये भी एक्सपायर हो जाएगा, फिर हमें ठीक है। दोबारा आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, हमें कहा गया था कि जो आपकी फर्स्ट डे होगी क्लास की, वहां से CGFNS स्टार्ट हो जाएगा। जब आप लोग का ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल होगा, ATT आप लोगों के हाथ में होगी, तो वो चीज़ तो हमें चले, उसमें बहुत से सर्कमस्टेंसेस आ जाते वो हैं। तो हम समझते हैं कि वो जो भी हो गया है, अभी तो इसका अजाला नहीं हो सकता। अब आगे बताएं कि अब क्या फायदा, आप अपना चूज कर लें, अभी हम क्या करना चाहिए। इस टाइम तक जो भी हो गया है वो हम सब मान लेते हैं, इसके सर, तो हम हम ही भुगत रहे हैं। नहीं, तो इसका क्या हल हो सकता है ना, बताएं ना, सोल्यूशन बताएं। क्या कर प्रॉब्लम सकते जब हैं? आ What जाए do you want, न्यूयॉर्क 1 और CGFNS? Students who want to go for CGFNS. मैडम कोमल उसको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दे। अब यहाँ तक जो भी हो गया है ना, इसका अब ये ना कहे कि अब उसका क्या होगा, अब ये कहे कि आगे ये क्या मैं होगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली हिचकोले तो आएंगे। पहला प्रोजेक्ट हर जगह थोड़ा सा हम भी लर्न कर रहे होते हैं एज अ मैनेजमेंट, और हम भी सीख रहे होते हैं। अगर हम और देखिए मैम, आपके सामने जो इंटरनेशनल और नेशनल सिचुएशंस है ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आप बिलीव करें कि काफी चीजें ऐसी आई हैं कि जो हम आपको बता नहीं सकते, गवर्नमेंट लेवल पे और मिनिस्ट्री लेवल पे भी। ठीक है, तो अभी तो खैर इसको हमने टेकअप किया। आपको पता है आपके अपने ही नर्सिंग काउंसिल के अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमें इस चीज का एहसास भी है और हम ये चाहते भी हैं कि किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो। बाकी इंशाल्लाह अभी इसको अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। वी आर इन अ ट्रायंगल, स्टूडेंट्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग हैं, पीफ है, मतलब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह एंड करना है। देखिए मैं तो इस तरह पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे सोचते हैं। आज से 2 साल पहले हम ये सोचते थे कि हमें एक वीजा लगवाकर किसी दूसरे मुल्क में जाके एनक्लेव्स का एग्जाम देना है, ये एक बहुत बड़ी हर्डल होती है। हम तो पाकिस्तान में ये सोचते रहते हैं कि कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद जाना कितना मुश्किल है। तो क्योंकि हर एक के घर के अपने अपने मसाइल होते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सेंटर लाहौर में आ गया और अभी हमें लाहौर में ही एग्जाम आपको देना होगा। एक तो देखें, ये एक पॉजिटिव चीज है। फिर इंशाल्लाह अभी आगे आगे इसमें और भी बहुत सी आसानियां इंशाल्लाह आती जाएंगी। गवर्नमेंट लेवल पे इसमें कितनी
एफर्ट हो रही है आपकी जॉब के लिए। लाइक मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी से नर्सिंग कर लूँ, जितनी चीजें मैं मीटिंग्स में सुनती हूँ आपकी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो इंशाल्लाह अभी ऐसा मुझे होप है इंशाल्लाह कि इसको हम मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं और ये बहुत पॉजिटिवली बहुत जल्दी जल्दी, आप सोचो ना इसमें डिले है, अल्लाह के हर काम में और आपके रास्ते में जो चीजें आती हैं उसमें एक हिकमत होती है। देखो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा आपके लिए। मैडम कोमल, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब इंसान का जिस दिन रिजक होगा ना उसी हाँ दिन जी। पहुंचेगा। मैं ये सोच रहा था ना जब मैंने नेकलेस किया, मैंने कहा विद इन 6 मंथ में जाऊं, लोगों को मैं ये कहता इंशाल्लाह 6 मंथ में जाऊंगा, अभी तो 2.5 साल हो गए मैं नहीं गया हूं। मैं फिर अपनी किसी ने बात कहा करूं, मैंने तो खुद से किया ना, एजेंसी इन्वॉल्व है ना कुछ, हर चीज का हाँ पैसा पे किया है, बट स्टिल 1 साल हो गया। लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने एग्जाम दिया है और अभी तक आई एम हियर, सो डिलेज आर पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी दोनों की स्टोरीज, और भी 15 लोग हैं जिनकी स्टोरीज हमारे सामने आई, लेकिन इन बच्चों की या इन स्टूडेंट्स की स्टोरी इसलिए डिफरेंट है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर गवर्नमेंट किसी चीज को टेकअप करती है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है। अभी जिस तरह ये प्रोग्राम हमने सेटल करवाया, अब इन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि पिछले लेवल पे कितना प्रेशर है कि इनको उठा के अमेरिका भेज दो तुम लोग। मतलब वो सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ एक बात यूज करते हैं, तो सोचे इनके लिए कितनी एफर्ट्स और इनकी वजह से कितने लोगों के पाथवेज क्लियर हो। आई अंडरस्टैंड, और इतने लेवल का जो प्रोग्राम होना, दिस इज ऑल्सो नॉट लेस देन अ मिरेकल, Yes. या अगर हम Yes. बोलें कि ये मौजे से कम नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस लेवल पे आके लोगों के लिए जो है ना सोचना स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के लिए ऑलमोस्ट $1000 खर्चा किया है। अब एक चीज, ऐसे ही। अगर सिर्फ पढ़ाई ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, सिर्फ अगर मैं Yes. पढ़ाई की बात करूँ। जी। So ऐसा ही। Miss Komal, rather than complain of, I think people should be thankful of the government and everyone. But हम तो बहुत ये thankful जिनका हैं। जो कैंडिडेट है जिनका ये कंसर्न भी था, तो इनको इस बात की एश्योरिटी प्लीज हम भी दिलाते हैं और आपकी तरफ से भी कि न्यूयॉर्क बोर्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो शॉर्टर प्रोसेस है। CGFNS उनका ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और जब तक उनकी एग्जाम की डेट आएगी। इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि लेट सपोज चलो उनकी बात मान ले CGFNS का, जिस तक अगर खुदा न खास्ता ये गैप आ जाए या यू वर्ड एक्सपायर हो जाए और इससे एग्जाम फेल हो जाए, इसको बताओ फिर आपका H1B वीजा ना, इसकी जगह H1-2 वीजा भी लगाए ना, इससे भी और शॉर्ट पासेस हो, लेकिन फायदा है जब आपका एंक्लेक्स पास ना हो। एक पॉइंट है ना। अब हम ये चाह रहे हैं कि एंक्लेक्स पास हो जाए, चाहे वो H1B भी जाए, EB3 भी जाए, लेकिन सिर्फ एंक्लेक्स पास हो जाए ना। हैंड में एंक्लेक्स तो आना चाहिए ना, इसके बगैर तो जा ही नहीं सकता। फिर वीजा प्रोसेसिंग, वो तो CGFNS बाद वाला चीज, देखो अगर अमेरिका बैन लगा लेते हैं H1B वीजा पे भी लग सकता है, बैन लग जाए, फिर बैन लग गया तो वो कंप्लीट भी लग सकता है। ये नहीं कि H1B वीजा जा सकता वैसे है। भी जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है आपको पता है वहां पे क्या बाद वाली चीजें मेरे ख्याल में नहीं देखना, करंट सिचुएशन को देखना चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल, मैं भी यही गाइड करती हूँ कि करंट सिचुएशन को देखते हुए ही चलना चाहिए। हाँ, डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो सकते हैं, खुद जितना डिसीजन जल्दी ले। हो सके एंक्लेक्स पास हो, पेपर वर्क स्टार्ट हो। देखिए अब चीजें बदलने में तो ऐसा आजकल गवर्नमेंट अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है कि उनको भी नहीं पता, जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं उनको भी नहीं पता कल को नया कुछ रूल आ जाता है। सो अनप्रिडिक्टेबल एवरीवेयर, नॉट ओनली USA, पूरी दुनिया में ही आजकल ऐसे हालात हैं। ऐसे ही। I have got another questions from student. If you would answer. My question is that if we go for the New York board, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होगा CGFNS का, क्या आप उसमें हमें गाइड करेंगे? जी बिल्कुल हेल्प करेंगे। हमने तो बेटा आप एंड तक हम आपके साथ हैं। हमारा तो दिल करता है हम आपको अमेरिका पहुंचाएं और रोज आपसे चिट चैट करें। हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो इसीलिए कम हो गया क्योंकि अब तक जितने भी प्रोमिसेस किए गए हैं ना उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा ना हो कि हम चले जाए और फिर CGFNS में हमें कह दे कि वो खुद से कर ले। आप नहीं बेटा, खुद से तो देखें, इस प्रोसेस के लिए जब हमारी भी आपसे बात हुई थी, मिस कोमल भी इस चीज को जानती हैं, जैसे वो ये कह रही हैं कि इसके हर प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये चीज पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जब आप एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे भरते हैं तो वो आप खुद से नहीं भर सकते, उसके लिए डेफिनेटली आपको एक हेल्प रिक्वायर्ड होती है। अब वो भी हेल्प ऐसी नहीं है जो मेरी हो, कोमल की हो या XY, अगर हम एम्प्लॉय में से कोई आपको हेल्प कर सकता है तो वी आर हियर, लेकिन उसमें जहां जहां आपको कंसल्टेंट रिक्वायर होगा वो आपको डेफिनेटली उसकी हेल्प लेनी होगी। लेकिन डॉक्टर सुंदर सेफी और डॉक्टर नौरीन, कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? CGFNS वीजा स्क्रीन
एम्प्लॉय जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और वो पे बैक करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी ही एजेंसीज जितनी भी होती हैं वो पे बैक करती हैं, CGFNS, वीजा स्क्रीन एंड आइल्स का जो है ना वो पे होता है, ठीक है। सो बी वेरी, आप इस बारे में टेंशन फ्री हो जाए कि यहाँ से ना ही रीइंबर्स हुआ, यहाँ से पे आउट ना हुआ तो आपकी एजेंसी आपको पे करेगी, ठीक है। $10,000 जो हम बात कर रहे हैं ना रीइंबर्समेंट करते हैं, वो इसीलिए ही होता है, सही है। ये तो मैम सेटअप चेंज गवर्नमेंट का ये जॉब तो आपको रिक्रूटमेंट जो यूएसए की ही होगी ना, तो यूएसए की एजेंसी तो आपको रीइंबर्स करती ही है बाद में। इनफैक्ट ये वाला प्रोसेस भी आपका रीइंबर्स होता है। तो फिर हाँ, इनको ये भी प्लस पॉइंट है कि जो हमने खर्चा किया वो भी उनको मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि ये खर्चा किसने किया है, ये उनको ये खर्चा भी मिल सकता है, ये भी प्लस पॉइंट है। जो हमने खर्चा किया वो भी उनको मिल जाएगा रिइंबर्समेंट में। ठीक है। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद नवाज है और मैं सेक्शन डी से हूँ। इनको नहीं पता सेक्शंस का, हमारे कराची में। अच्छा सर, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जो है वो सेक्शन सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक हमें यू वर्ल्ड वगैरह के एक्सेस नहीं मिले, सिर्फ 11 स्टूडेंट्स को मिले और वो तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया यूज करना। तो मेरा सिर्फ एक कंसेप्ट है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन है उनका भी जो है वो CGNF अभी स्टार्ट कर दें, ताकि अगर वो 6 मंथ लगते हैं, अगर वो 6 मंथ लगते भी हैं तो तब तक हमारे पास यू वर्ल्ड का एक्सेस भी होगा और हमारे पास डेट भी आ जाएगी। ये डॉक्टर नौरीन, ये वो स्टूडेंट है जब हमारी 300 सीट्स फुल हो गई हैं, उसके बाद जो हमारा इंडक्शन हुआ था, ये उन स्टूडेंट्स में से है। अच्छा, वो फिर इब्राहिम के पास इनका बात चल रही है सर एतजाज से, या सर एतजाज से सुबह बात हुई। मैं इनके बात को समझ गया, वो चाह रहे कि जिस तरह बाकियों का डिले हो गया इसी तरह हमारे साथ भी सेम सिचुएशन ना आ जाए। इस पे बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह साथ साथ, जैसे अब ज़ाहिर प्रायोरिटी पे हमारे पास तो बाकी है, लेकिन उनको भी रखेंगे ताकि उनको भी डिले ना हो जाए। एटलीस्ट हमारी कोशिश होगी कि उन लोगों का डेटा भी आ जाए हमारे पास और प्रोसेस उनकी भी स्टार्ट हो जाए। जिसको नहीं सुनना, बातें करनी है, प्लीज लीव द रूम, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। अगर किसी को भी बातें करनी है, प्लीज लीव द रूम। You are here to share your concerns, not to talk with each other. अच्छा, ये IT पर्सन सर इब्राहिम इधर आए तो ये आपको अभी ना जो यू वर्ड का क्वेश्चन आया था ना, इसका मैम को नहीं मिला। हाँ जी, वो रिप्लाई करेंगे सर इब्राहिम। एक्चुअली इब्राहिम, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको याद होगा 28 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी थी, उसमें से 11 को एक्सेस मिला था, बाकियों को नहीं मिला है। तो ये वो वाले, ये ना हमारे पास ना, आपको पता है मैम कमल, उसमें ना फाइनल टेस्टिंग चल रही है स्टिमेटा के अंदर ना, आई थिंक आज रात को या कल सुबह तक। तो ये वो वाले स्टूडेंट्स है, ये पूछ रहे हैं कि हमको यू वर्ल्ड नहीं मिला तो क्या बाकी फंडिंग होगी। तो इसका जो है वो सवाल मैं सुबह सर एतजाज से पूछ चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट कर लें, हम फाइनल जवाब इसका बताएंगे। नहीं, फंडिंग क्या मतलब कि, सॉरी मैं इसको रिपीट करूंगा। यू वर्ल्ड के 11 एक्सेस मिले हैं, बाकी लोगों को 17 लोगों को एक्सेस नहीं मिले हैं यू वर्ल्ड के। हाँ, तो जिनको मैम आपका फंडिंग वाला क्या कंसर्न है? जी, ये मैं आपसे अकेले में बात कर लूंगी डॉक्टर नौरीन। आई थिंक सबके सामने बात करना इट्स नॉट फीजिबल। ठीक है मैम, जो इन बच्चों को अकाउंट्स नहीं मिले उनको विद इन 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर, मतलब यार संडे है ना, इनकी जो नेक्स्ट क्लास होगी तब तक इनको अकाउंट्स मिल चुके होंगे इंशाल्लाह। The thing is not about accounts, the thing is about the funding of the rest of the program. ठीक है, वो बात कर लेते हैं। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, हम अकेले में बात कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास मेजॉरिटी इज सेइंग कि दे वांट टू गो फॉर CGFNS। ठीक है मैम, वो फिर आप अपना एक एक्सेल शीट रेडी कर लें, उसके सामने आप एक तो उनकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें जहाँ से उन्होंने PSN किया है, हम राउट कर लेते हैं। जी, तो वो फिर मैं मंडे को पीफ के सामने ले जाती हूँ और फिर ठीक है, और ये साइन करेंगे कि दे हैव डिसाइडेड फॉर दिस। अगर रास्ते में कुछ भी इनके ये डिलेज और ये चीज, हर बच्चे के आगे वो साइन करते हैं ना। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं। इसमें कोई ऐसा भी है जो न्यूयॉर्क के थ्रू भी जाना चाहते हैं या सब के सब CGFNS के थ्रू जाना चाहते हैं? कोई ऐसा है जो न्यूयॉर्क बोर्ड के थ्रू जाना चाहता है? इज देयर एनीवन? कल तक सोच के बताएंगे। वो बोल रहे हैं हम गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं, हम सोच के बता देंगे। लेकिन मिस कोमल, आप माशाल्लाह हमसे तो बहुत ही अच्छा आप इनको वो कर रहे हैं, तो मैं, अगर ये बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं
तो जिंदगी में एक चीज जरूर देखिएगा, एक वो रास्ता होता है जिससे इंसान ने गुजरना होता है, एक वो रास्ता होता है जिससे जो गुजर गया होता है वो आपको उसका मशवरा देता है और उसकी सलाह देता है। तो इस चीज को जरूर देखिएगा। हम लाइफ के ऐसी स्टेज में खड़े हैं कि हम ये समझते हैं, जिस मिस कोमल है उन्होंने अपना पूरा लाइफ प्रोसेस बताया, सम्मति ने बताया, तो हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आपके सामने एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स रख दें, और वो एक्सपर्ट और कंसल्टेंट जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो फैसला करने से पहले इनसे जरूर अपना मशवरा करें। इनका इसमें कोई भी फायदा नुकसान नहीं है, वो सिर्फ आपका फायदा नुकसान देख रहे हैं। और मिस कोमल प्लीज वी होप कि इनको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इफ दे चूज द CGFNS रूट तो उसमें फिर हम इनकी CGFNS पोर्टल रजिस्ट्रेशन तक रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके बाद के सारे स्टेप्स इंक्लूडिंग द 2 सर्टिफिकेशन, ATT एग्जाम बुकिंग एंड कंसल्टेशन वो फर्दर फिर इनके अपने ओन पे होगा। और अगर ये न्यूयॉर्क बोर्ड से जाते हैं तो एंड तक हमारी इनको सपोर्ट भी होगी और ATT तक के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बस दिस इज द डिफरेंस। बाकी ये लोग जो जैसे जाना चाहते हैं जस्ट लेट अस नो। ठीक है, सही है। वो चीजें वो मैं ख्याल है यहाँ सबके सामने एक्सपोज नहीं करना चाह रही होंगी, फिर बच्चे उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे ना। ये कोमल को बता देते, कोमल अपने बच्चों को जैसे नहीं ये चीजें तो शुरू से बताई है ना।